नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 7 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मानसून ने अब तक 18 जिले कवर किए। आकाशीय बिजली से 6 की मौत, 4 झुलसे। झारखंड में मानसून आ चुका है। मंगलवार को मानसून प्रदेश के करीब 3/4 यानी 18 जिलों को कवर करते हुए हजारीबाग तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में इसकी रफ्तार तेज होगी। हालांकि पलामू, गढ़वा, चतरा समेत 6 जिलों में मानसून का पहुंचना बाकी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इन जिलों को भी 1 से 2 दिन के भीतर मानसून कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में 18 और 19 जून को बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। तेज हवा भी चल सकती है। इधर मानसून के प्रवेश करते ही आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। मंगलवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की जान चली गई है, 4 लोग झुलस गए हैं। आज धनबाद, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो और रामगढ़ जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खूंटी, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर व पश्चिमी सिंहभूम के लिए ऑरेंज अलर्ट और गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, साहिबगंज, पाकुड़ व गोड्डा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 जून को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा व गिरिडीह जिलों में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खूंटी, धनबाद, जामताड़ा व देवघर में ऑरेंज अलर्ट और चतरा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा व साहिबगंज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास लगने वाली मांस मछली की दुकानें होंगी बंद। एयरपोर्ट प्रबंधन ने नगर निगम को लिखा पत्र। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमानों को बर्ड हीट से बचाने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने नगर निगम को एक पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में खुले में चलने वाली मांस मछली की दुकानों को बंद कराने का आग्रह किया गया है। साथ ही आसपास के विभिन्न मोहल्लों में बड़े बड़े नाले, डोरंडा के दर्जी मोहल्ला में कटपुल में बहते गंदे पानी को पूरी तरह से ढकने को भी कहा गया है। पत्र में कहा गया कि मांस मछली के अवशेष व नाले में भोजन की तलाश में पक्षी मंडराते रहते हैं। इससे बर्ड हिट की आशंका हमेशा बनी रहती है। मालूम हो, हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे इंडिगो के पटना रांची विमान से एक पक्षी टकरा गया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ के कारण 165 यात्रियों की जान बच गई थी। इस संबंध में एयरपोर्ट निर्देशक आर मौर्य ने कहा कि बर्ड हिट को लेकर प्रबंधन गंभीर है। एयरपोर्ट प्रबंधन अपने स्तर पर सभी तकनीक का उपयोग कर रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों के मंडराने से खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक केस में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई जांच की मांग पर अब 26 को सुनवाई। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बहस के लिए समय की मांग की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि मामले में कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। सीआईडी जांच अंतिम चरण में है, जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी। बताया गया कि जब तक जांच में पेपर लीक के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, अदालत ने रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक को भी अगली सुनवाई तक जारी रखने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। रांची में बारिश बनी मुसीबत, निचले इलाकों में जलभराव। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। रांची में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह बारिश परेशानी का सबब बन गई है। दीपाटोली स्थित एकलव्य टावर और पुंदांग क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डर की लापरवाही से इमारतों का निर्माण बेहद खराब तरीके से किया गया है, जिसके कारण बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पाता है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पानी मुख्य नाले तक पहुंच ही नहीं पाता और परिसर में भर जाता है। इससे हर वर्ष मानसून के समय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इस जलभराव से परेशानी हो रही है। कई बार तो अभिभावक सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। सोसाइटी के निवासियों ने इस समस्या को लेकर बिल्डर के खिलाफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। हजारीबाग में तेज बारिश में स्कॉर्पियो का बैलेंस बिगड़ा, बिजली के खंभे से टकराई। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड से एक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। यह हादसा बुढ़िया मैया मंदिर के आगे और कोदवे के पीछे तेज बारिश के दौरान हुआ है, जब एक स्कॉर्पियो वाहन टंडवा की ओर जा रही थी। तेज बारिश के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी, जिससे वाहन का बैलेंस बिगड़ गया और स्कॉर्पियो सीधे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर के बाद गाड़ी सड़क किनारे पेड़ों के बीच फंस गई। हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन राहत की बात यह रही कि वाहन चालक सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
आम तोड़ने के विवाद में 2 सगे भाइयों में मारपीट, छोटे भाई की मौत। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र स्थित पटमदा प्रखंड के कमलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकुंचिया गांव में आम तोड़ने को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों के बीच हुई मारपीट में छोटे भाई की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक तपन महतो की मां जेपी महतो के बयान पर कमलपुर थाने में बड़े बेटे कांग्रेस महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक की मां ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दोनों भाइयों में जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इस बीच दोनों के बीच बगीचे में मौजूद पेड़ में लगे आम तोड़ने को लेकर सोमवार को मारपीट हुई। बड़ा भाई कांग्रेस महतो कहने लगा कि तपन यहाँ का आम जमशेदपुर ले जाकर बेचना चाहता है। इसी बीच बड़े भाई ने पीछे से तपन के सिर पर लाठी से जोरदार हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची मां को भी उसने पीटा। गंभीर रूप से घायल तपन को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अपने दोनों बेटों के साथ जमशेदपुर में किराए के मकान में रहता था। वह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाता था। मृतक के दोनों बेटे पिता की मौत के बाद अब अकेले हो गए हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा सामग्री मद में झारखंड को दिए 282.87 करोड़। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा मद में राज्य को 282.87 करोड़ रुपए दिए हैं। यह राशि मनरेगा की योजनाओं के क्रियान्वयन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सामग्री मद की राशि विमुक्त करने के बाद राज्य सरकार ने भी सामग्री मद में अपने हिस्से की 94 करोड़ 29 लाख रुपए विमुक्त करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि सबसे पहले इस पैसे से पुरानी योजनाओं में इस्तेमाल की गई सामग्रियों के बकाया का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि सामग्री मद में 40% से ज्यादा खर्च नहीं किया जाए। जमशेदपुर में हाईवा और बस के बीच टक्कर, एक बस यात्री की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। जमशेदपुर के धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र NH 33 में हाईवा और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक बस यात्री की जान चली गई है और 12 से 14 यात्री गंभीर घायल हैं, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि चाकुलिया से टाटा जा रही बस में 40 से 45 यात्री थे। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रही ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बस के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। मंत्री इरफान अंसारी ने दिया जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश, जानिए वजह। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को फोन कर मंत्री ने कहा कि जगन्नाथपुर थाना प्रभारी के खिलाफ कई शिकायतें हैं, उन्हें हटाइए। कल मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मंत्री ने उक्त निर्देश दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कल मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कुल 97 लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में पुष्पा कश्यप ने मंत्री को बताया कि बाइक छुड़ाने के लिए जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने उनसे 30,000 रुपए मांगे थे। वहीं एक अन्य मामले में केस दर्ज करने को कहा गया, लेकिन अब तक केस नहीं किया गया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश दिया है। मंत्री ने जनता दरबार में कहा कि इरफान अंसारी मेरा नाम है, जो कह देते हैं वह करते हैं। मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार में एक आवेदक ने बैटरी चलित गाड़ी दिलाने की मांग की, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण दोनों पैर काटने पड़े हैं और चलने फिरने में कठिनाई हो रही है। जनता दरबार में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, रोजगार, आपदा प्रबंधन, राशन कार्ड स्थानांतरण और जमीन विवाद से जुड़े मामले प्रमुख रूप से आए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। कोडरमा में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, सिर पर मिले रॉड से मारने का निशान, बोरिंग वाले से हुआ था विवाद, मिली थी धमकी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान इंद्रदेव पांडे उर्फ टुनटुन पांडे के रूप में की गई। परिजनों के अनुसार इंद्रदेव मंगलवार रात झुमरी तिलैया गोमो रोड स्थित अपनी जमीन पर बोरिंग करवा रहा था। काम के बाद वह रात में अपने गोमो स्थित घर लौटा, लेकिन करीब 3 बजे वह फिर से
झुमरी तिलया की ओर निकल गया। परिजनों ने बताया कि आज सुबह कुछ ही समय बाद उसकी मौत की सूचना मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेजा। अस्पताल में परिजनों ने देखा कि इंद्रदेव के सिर के पिछले हिस्से पर किसी रॉड जैसी चीज से मारने के निशान है। घटनास्थल और आसपास में खून के निशान भी पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि बोरिंग कराने वाले व्यक्ति से इंद्रदेव की मंगलवार रात पैसों की लेन देन को लेकर बहस हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने उससे धमकी भी दी थी। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की बकाया पेंशन भुगतान के लिए गृह विभाग ने की राशि आवंटित। झारखंड आंदोलनकारियों का बकाया पेंशन भुगतान के लिए गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राशि आवंटित कर दी है। रांची और लातेहार के कुल 51,51,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें रांची जिले का 23,19,000 और लातेहार जिले के लिए 28,32,000 रुपए शामिल है। गृह विभाग ने दोनों जिलों के उपायुक्तों डीसी को निर्देश जारी कर कहा कि राशि की निकासी व व्यय की जिम्मेदारी जिला उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी की होगी। यह राशि जिला कोषागार से निकाली जाएगी और डीबीटी के माध्यम से संबंधित लाभुकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। संबंधित जिलों के डीसी लाभुकों की उचित पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही भुगतान करेंगे। खुंटी में लोन एजेंट से लूट करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार, हथियार समेत ये सामान बरामद। खुंटी के अड़की थाना क्षेत्र में लोग वसूली कर रहे हैं। खुंटी के अड़की थाना क्षेत्र में लोन वसूली कर रहे एक एजेंट से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को खुंटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में रसन मुंडा, सहिंद्र महली, भोलानाथ सिंह मुंडा व लालमोहन सिंह मुंडा शामिल है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 अपाचे बाइक, मोबाइल फोन, 1 लूटा हुआ टैब और बैग बरामद किया है। जानकारी हो कि 13 जून को अड़की थाना क्षेत्र के पुरनानगर स्थित कुजियामा के पास आरबीएल फिनसर्व लिमिटेड में काम करने वाले लोन एजेंट शोएब अंसारी से हथियार के बल पर 35,580 रुपए, टैब, मोबाइल और अन्य सामान लूट लिए गए थे। जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी पहले भी बुंडू थाना क्षेत्र में लूट कांड में शामिल रह चुके हैं। एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि मुख्य आरोपी रशन मुंडा पहले भाकपा माओवादी से जुड़ा था। जेल से छूटने के बाद उसने एक गिरोह बनाकर क्षेत्र में घूमने वाले व्यापारियों और लोगों की रेकी कर लूट की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। उसकी निशानदेही पर अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस लूटकांड में 4 और आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शराब घोटाला मामले में दूसरा आईएएस अरेस्ट, पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश गिरफ्तार। अब तक 6 लोग एसीबी की गिरफ्त में। इससे पहले इस मामले में आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमित प्रकाश उत्पाद विभाग के पूर्व आयुक्त और झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के पूर्व जीएम रह चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही शराब घोटाला मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इससे पहले एसीबी उत्पाद विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, 2 पूर्व जीएम सुधीर कुमार दास व सुधीर कुमार और प्लेसमेंट एजेंसी के प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को जेल भेजा जा चुका है। अमित प्रकाश पर वित्तीय अनियमितताओं का गंभीर आरोप है। उन्होंने 2022 में मंत्री योगेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के कुछ दिन बाद ही बिना उन्हें सूचना दिए छत्तीसगढ़ की 2 थोक शराब आपूर्ति कंपनियों को भुगतान किया था। इनमें दिशता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और ओम साई विब्रज प्राइवेट लिमिटेड को करीब 11 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यह भुगतान उस समय हुआ जब झारखंड सरकार छत्तीसगढ़ की 4 ब्लैकलिस्टेड प्लेसमेंट एजेंसियों से 450 करोड़ की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी थी। चक्रधरपुर में 2 जगहों पर मिले शव, रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शव, हत्या की आशंका, दूसरा हादसे का मामला। चक्रधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ स्टेशन के पास उस समय सनसनी फैल गई जब रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। बुधवार देर रात एक ट्रेन चालक ने डाउन ट्रैक पर शव देखा और तुरंत लोटा पहाड़ स्टेशन को सूचना दी। इसके बाद सोनुआ और लोटा पहाड़ स्टेशन के बीच ट्रेनों का परिचालन तत्काल रोक दिया गया। शव की स्थिति देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। साथ ही शरीर पर लाठी डंडों से मारपीट के भी स्पष्ट चिन्ह हैं। पुलिस को शक है कि व्यक्ति की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है ताकि इसे ट्रेन दुर्घटना का रूप दिया जा सके। रात भर घटनास्थल पर कोई ट्रेन नहीं चली। सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। रेलवे ट्रैक से शव को हटा जाने के बाद रेल परिचालन बहाल किया गया। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है। आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है। दूसरी घटना चक्रधरपुर के इतवारी बाजार क्षेत्र की है, जहां रविदास लोहार उर्फ लोहा का शव पाया गया। वह झुग्गी झोपड़ी में रहता था और पास के होटलों में पानी भरने का काम करता था। बुधवार सुबह वह रोज की तरह पानी भरने निकला था। इसी दौरान उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वह नाली में गिर गया। घटना के समय बारिश हो रही थी, जिससे किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। वह नाली में ही पड़ा रहा।
समय पर मदद न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस दोनों मामले की जांच में जुट गई है। चितरंजन पुलिस और आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। देवघर के चितरा और कर्माटांड से चोरी की 3 बाइक बरामद, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। चितरंजन पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने चितरंजन रेल इंजन कारखाना के ट्रैक्शन मोड स्टैंड से चोरी हुई 3 बाइकें बरामद की हैं। चोरी की इन बाइकों को झारखंड के देवघर के अलग अलग इलाकों से बरामद किया गया है। पुलिस और आरपीएफ की टीम ने सबसे पहले देवघर के चितरा और कर्माटांड थाना क्षेत्र से 2 बाइकें बरामद की हैं, जिन्हें 4 अप्रैल और 5 मई को CLW परिसर से चुराया गया था। इसके बाद 16 जून को टीम ने एक और बाइक बरामद की, जो 2 जून को चोरी की गई थी। यह बाइक कर्माटांड में बकरीद मियाँ के घर के पास से मिले। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में विकास कुमार पंडित, नसीरुद्दीन अंसारी और बकरीद मियाँ शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों की पहचान CLW परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज के आधार पर की गई है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चोरी की बाइकें बकरीद मियाँ को बेची गई थी। पुलिस ने बताया कि वह चितरंजन, सल्लानपुर, रूपनारायणपुर और रानीगंज जैसे इलाकों में सक्रिय बाइक चोर गिरोह से चोरी की बाइकें खरीदता था। आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए आधिकारिक प्रूफ नहीं। आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आधिकारिक प्रूफ के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। कतिपय आपत्तियों और क्वेरी के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने इसे स्पष्ट किया है। प्राधिकरण के स्पष्टीकरण के बाद राज्य के प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव ने भी सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। उसमें प्राधिकार के प्रावधान को उद्धृत करते हुए कहा गया कि आधार कार्ड का आधिकारिक उपयोग डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। 26 जुलाई को होगी BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। आज से भरे जाएंगे फॉर्म। राज्य के नर्सिंग संस्थानों में संचालित BSc नर्सिंग बेसिक एवं BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 जुलाई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने इस प्रवेश परीक्षा को लेकर विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत BSc नर्सिंग बेसिक परीक्षा 26 जुलाई को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक रांची, बोकारो, धनबाद, पलामू, दुमका तथा हजारीबाग में आयोजित की जाएगी, जबकि BSc पोस्ट बेसिक परीक्षा इसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन नामांकन के समय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा केंद्र का चयन कर सकेंगे। नामांकन में सरकारी या गैर सरकारी अस्पतालों में A ग्रेड नर्स के रूप में काम कर रहे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। BSc नर्सिंग में पढ़ाई करने के लिए छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा। पोस्ट बेसिक में नामांकन के लिए नर्सिंग का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले तथा झारखंड नर्सिंग काउंसिल में निबंधित पुरुष नर्स भी योग्य होंगे, बशर्ते वे अन्य योग्यता भी पूरी करते हों। परिषद द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया कि झारखंड के स्थानीय निवासी के नामांकन के बाद सीटें रिक्त रहने पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों का नामांकन होगा। अब पेंशनधारक घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। अजितेश कुमार ने दी नई सुविधा की जानकारी। पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब पेंशन भोगी बिना PF कार्यालय, बैंक या डाकघर गए भी अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं। अजितेश कुमार ने बताया कि अब फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पेंशन धारक अपने स्मार्टफोन से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अजितेश कुमार ने बताया कि पेंशन भोगी कल्याण विभाग के आदेश के बाद यह सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे राशि के करीब 1 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशनरों को हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट देना आवश्यक होता है और अब यह प्रक्रिया बेहद आसान हो चुकी है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि सेवानिवृत्ति से पहले PF अकाउंट से पैसे निकालने से बचना चाहिए, जब तक कि कोई अत्यंत आवश्यक स्थिति न हो। उन्होंने बताया कि यदि 55 वर्ष की उम्र के बाद कोई 3 साल तक PF में योगदान नहीं करता, तब भी 58 वर्ष तक ब्याज मिलता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन नहीं मिलने की शिकायत रहती है, जिसका कारण 58 वर्ष की उम्र से पहले नौकरी छोड़ना है। कई लोग 52 साल के बाद ही पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें कम राशि मिलती है। धनबाद में बिचौलिए की करतूत। सरकारी अस्पताल में रेफर मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा दिया भर्ती। कार्रवाई की मांग। झारखंड सरकार गरीब तबके के लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का दावा करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के उठाए गए कदम सराहनीय हैं, लेकिन बिचौलियों के कारण गरीब तबके के लोग निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला गिरिडीह में रहने वाले राजेश हेम्ब्रम के साथ पेश आया है। दरअसल राजेश हेम्ब्रम गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के बेला टांड के रहने वाले हैं। उनका वाहन से गिरने के कारण पैर टूट गया था।
पीड़ित राजेश ने बताया कि वह इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल गए थे। बाद में डॉक्टर ने उन्हें धनबाद के SNMMCH रेफर कर दिया, जिसके बाद वह निजी एम्बुलेंस से धनबाद के SNMMCH के लिए निकले, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने उन्हें SNMMCH के बजाय निजी JP हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करा दिया। इस दौरान उनसे करीब 55,000 रुपये बतौर इलाज के लिए जमा करने को कहा गया, जिस पर पीड़ित राजेश के पिता ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिसके बाद हमने निजी अस्पताल से छुट्टी कराने को कहा, लेकिन वो पैसे की मांग करते रहे। अमन साहू गिरोह ने फिर कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को दी धमकी। अमन साहू गिरोह ने एक बार फिर कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को धमकी दी है। सोशल मीडिया पर राहुल सिंह ने धमकी देते हुए कहा कि विपिन मिश्रा मार्केट में बयानबाजी कर रहा है। अमन साहू के मरने के बाद अमन साहू गैंग क्या कर लेगा? विपिन मिश्रा, तुमको अपना जितना सुरक्षा बढ़ाना है बढ़ा लो, उसके बाद भी तुमको और तुम्हारे लोगों को ठोकेंगे। इस बार तुमको हॉस्पिटल नहीं, सीधा पोस्टमार्टम घर भेजेंगे। राहुल सिंह ने यह भी कहा कि 7 मार्च को बरियातू में हुई गोलीबारी के तुरंत बाद मैंने प्रेस रिलीज जारी कर बोला था कि विपिन मिश्रा बच गया, पर मेरी कोशिश जारी रहेगी। झारखंड पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए होगी सीमित विभागीय परीक्षा। झारखंड पुलिस विभाग में चतुर्थ वर्गीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का रास्ता खुलने वाला है। इन कर्मचारियों को अब समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अगले पद पर पदोन्नत होने का अवसर मिलेगा। यह पहल नए नियमों के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य कर्मियों को आगे बढ़ने का अवसर देना और विभागीय मनोबल को मजबूती देना है। नए नियम के अनुसार पुलिस ट्रेड में कुल रिक्त पदों में से 50% पदों पर सीधी बहाली होगी, जिसकी परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। वहीं शेष 50% पद विभाग के वर्तमान चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन आरक्षित पदों के लिए वही कर्मचारी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हर साल झारखंड पुलिस के DGP द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि योग्य और अनुभवी कर्मियों को प्रमोशन का निष्पक्ष अवसर मिले। हजारीबाग में बनेगा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी। राज्य का होगा तीसरा कॉम्प्लेक्स। राज्य सरकार हजारीबाग के खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में लगी है। हजारीबाग में बहुत जल्द ही मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कर्जन ग्राउंड को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। इस बात की जानकारी खेल निर्देशक संदीप कुमार ने दी है। हजारीबाग खेल के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। कम संसाधन होने के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां के खिलाड़ी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि हजारीबाग के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा दी जाए। इसे देखते हुए हजारीबाग कर्जन ग्राउंड को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करने का प्रस्ताव बनाया गया है और जल्द इसे पेश भी किया जाएगा। कर्जन ग्राउंड में सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड बनाने की योजना है। इस बात की जानकारी खेल निर्देशक संदीप ने दी है। उन्होंने बताया कि हजारीबाग आवासीय खेल छात्रावास की छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की हैं। सरकार चाहती है कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसे लेकर डे बोर्डिंग सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लाभ हजारीबाग ही नहीं, पूरे प्रमंडल स्तर के खिलाड़ियों को भी मिलेगा। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें। देश में अब तक 113 लोगों की जान गई। 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 6,483 एक्टिव केस। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 4 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 2 और दिल्ली केरल में एक मरीज ने जान गंवाई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 113 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 36 और महाराष्ट्र में 31 है। दिल्ली में भी 13 मौतें हुई हैं। देश के 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के 6,483 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल में 1,384 हैं, गुजरात में 1,105 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव केस हैं। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश भर में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF.7, XFG, JN.1, NB.1.8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है, लोगों को चिंता नहीं, बस सतर्क रहना चाहिए। एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सेंट्रल इमरजेंसी में मॉनिटर बंद देख भड़के इरफान, बोले मरीज को तुरंत बेड दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मंगलवार रात को एक्शन के मोड में दिखे। रात 9:15 पर खिजरी विधायक राजेश कश्यप के साथ इरफान अंसारी रिम्स का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। पुराने इमरजेंसी में पहुंचते सबसे पहले वे न्यूरो सर्जरी के एक्सटेंशन वार्ड पहुंचे। यहां मरीजों से इलाज की जानकारी ली। मरीजों को समय पर डॉक्टर देखते हैं या नहीं, दवाएं मिल रही हैं या नहीं,
नर्सिंग केयर आदि से संबंधित सवाल पूछे। लोगों से सकारात्मक जवाब भी मिला। मंत्री ने 3-4 गरीब और असहाय रोगियों की आर्थिक मदद भी की। यहाँ मरीजों का हाल पूछने के दौरान उनकी नजर बेड के ऊपर लगे मॉनिटर पर भी पड़ी। मॉनिटर बंद पड़े थे। मंत्री ने बंद मॉनिटर को देख फटकार लगाई। उन्होंने चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरुआ से पूछा कि आखिर मॉनिटर बंद क्यों है। जल्द से जल्द सभी मॉनिटर फंक्शन करने का निर्देश दिया। सेंट्रल इमरजेंसी में एक रोगी को बेड नहीं मिला था। जानकारी लेने के क्रम में मरीज ने अपनी परेशानी मंत्री को बताई। इस पर मंत्री ने निर्देशक को निर्देश देते हुए कहा कि जहां कमी है मुझे तत्काल बताएं। रिम्स में पेशेंट के पहुंचते ही हर हाल में उसे बेड देना सुनिश्चित करें। अस्पताल आते ही मरीज को मिल जाना चाहिए बेड। अगर बेड नहीं मिलने की शिकायत मिली तो यह ठीक नहीं होगा। उन्होंने तत्काल पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। पलामू के देवेश तिवारी को भारत सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। राज्य स्तरीय दिशा समिति का किया सदस्य नियुक्त। भारत सरकार ने झारखंड में राज्य स्तरीय दिशा समिति में प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रेणी के तहत सदस्य की नियुक्ति कर दी है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि राज्य स्तरीय दिशा समिति में प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रेणी में देवेश तिवारी को सदस्य नियुक्त किया गया है। दिशा को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति कहा जाता है, जो सभी योजनाओं की निगरानी करती है। राज्य स्तरीय दिशा समिति केंद्र सरकार के 34 मंत्रालयों की 97 प्रमुख योजनाओं के समन्वय एवं प्रभावी निगरानी का काम करती है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि मुख्य सचिव इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। समिति में सत्ताधारी एवं विपक्षी दलों के सांसद, विधायक, सचिव स्तर के अधिकारी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होते हैं। राज्य स्तरीय दिशा समिति में प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रेणी का पद क्लास 1 अधिकारी के समकक्ष होता है। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ट्रंप की फोन पर 35 मिनट बाद पीएम बोले, भारत ने न मध्यस्थता स्वीकारी थी न स्वीकारेंगे। सीज फायर पाक के कहने पर हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट चली है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर, पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। विदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ से विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन जताया है। झारखंड अभियोजन सेवा के 26 एपीपी पदों के लिए जेपीएससी ने मांगे आवेदन। इस दिन तक करें आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के अभियोजन सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक के 26 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 24 जून से 15 जुलाई 2025 तक जमा किए जा सकते हैं, जबकि परीक्षा शुल्क 16 जुलाई 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों में एससी वर्ग के 7, एसटी वर्ग के 12, बीसी 1 के 3 और बीसी 2 के 4 पद शामिल हैं। आवेदन वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए स्वीकार होंगे। जेपीएससी द्वारा जारी यह भर्ती विज्ञापन राज्य के न्यायिक तंत्र में दक्ष अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मिली रफ्तार। यूनिवर्सिटी एक्ट की समीक्षा के लिए बनी टीम। झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर लंबे समय से लंबित योजना को अब सरकार ने गति देना शुरू कर दिया है। खेल विभाग द्वारा तैयार किया गया यूनिवर्सिटी एक्ट अब समीक्षा के चरण में है। एक्ट की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें खेल निर्देशक संदीप कुमार, उच्च शिक्षा से जुड़े अधिकारी, जेएसएसपीएस के सीईओ और विभाग द्वारा नामित और अन्य अधिकारी शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के लिए भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। अनुमानित रूप से इसके लिए 10 से 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की योजना वर्ष 2018 में लागू होनी थी, लेकिन यह योजना 7 सालों तक कागजों में ही सिमटी रही। खेल गांव और खेल विभाग के बीच फाइलों का आदान प्रदान होता रहा, लेकिन ठोस पहल नहीं हुई। इस विषय पर मीडिया रिपोर्ट्स के बाद राज्य सरकार सक्रिय हुई है। खेल मंत्री के निर्देश पर एक टीम दिल्ली भेजी गई थी, जिसने वहां के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मॉडल का अध्ययन किया। टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट खेल विभाग को सौंपेगी, जिसके आधार पर अगली कार्य योजना बनाई जाएगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।